गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 अध्याय 5वां पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल और इसका यह पहला भाग है। इस अध्याय में हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये समझने के लिए हम पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक महाद्वीप और महाद्वीप में हम पढ़ने जा रहे हैं 7 महाद्वीप, और वो है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। इन सभी महाद्वीपों को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं और वह पर्यावरण को संतुलित बनाने के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसके पहले मैंने बताया, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन मौजूद है और मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि यहाँ जैसे आवश्यक जो तत्व होते हैं जैसे भूमि है, जल है, हवा है, ये सभी पृथ्वी पर मौजूद है। और पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो वो घटक कौन कौन से हैं? पहला घटक है भूमंडल, और पृथ्वी का यह ठोस भाग है जिस पर हम रहते हैं, इसको हम बोलेंगे भूमंडल। दूसरा है वायुमंडल, इसमें गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती है और इसीलिए हम इसको वायुमंडल कहते हैं, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें भी यहाँ पाई जाती है। तीसरी बात है जलमंडल, और पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है और इसीलिए हम इसको जलमंडल कहते हैं। और जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे स्थायी और द्रव रूप, मतलब बर्फ, जल और जलवाष्प, ये सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रकार के यह पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल हो गए। चित्र में आपको दिखाया गया है पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्षेत्र। यहाँ आपको दिखाया गया है वायुमंडल है, यहाँ जलमंडल है, यहाँ स्थलमंडल है, और ये तीनों में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के जीव जंतु मौजूद होते हैं और इसीलिए हम इसको जैवमंडल कहते हैं। भूमंडल को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। भूमंडल को या स्थलमंडल को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और जो लिथोस्फीयर शब्द है यह ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, और एटमॉस का अर्थ होता है बाष्प, और ह्यूडर का अर्थ है जल, और बायोस का अर्थ है जीवन। और इस तरह से हम लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, इन शब्दों को हम इस्तेमाल करते रहते हैं। अभी हम यहाँ एक एक पर्यावरण के घटक को समझने की कोशिश करते हैं। पहला है भूमंडल, और इस भूमंडल का अर्थ होता है यह पृथ्वी का ठोस भाग होता है जिस पर हम रहते हैं और इसीलिए हम इसको कहते हैं भूमंडल। और भूमंडल की विशेषता यह है कि भूपटल की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व प्राप्त पाए जाते हैं। दूसरी बात है पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में हम बांटते हैं। पहला है स्थलीय भागों को हम महाद्वीप कहेंगे और जलाशयों को हम महासागरीय बेसिन कहेंगे। तो ये भूमंडल के हमने 2 पार्ट यहाँ देख रहे हैं। और विश्व के सभी महासागर, अगर महासागर की बात करते हैं तो विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए नजर आते हैं। समुद्री जल का जो तल होता है सभी जगह समान होता है
और स्थल की जो ऊंचाई होती है समुद्र तल से मापा जाता है, जिससे शून्य मापा जाता है। मतलब हम जहाँ खड़े होते हैं वहाँ उस इलाके की ऊंचाई कितनी है अगर ये बताना है तो हमको समुद्र तल से हम कितनी ऊंचाई पर है इससे गिना जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा या ऊंचा शिखर जो है माउंट एवरेस्ट, यह समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है और जिसकी गहराई है 11,022 मीटर तक होती है। तो इस प्रकार से भूमंडल पर सबसे ऊंचा स्थान और सबसे गहरा स्थान को हम याद देख लिए हैं। भूमंडल को हमने दो भागों में बांटा है, एक है महाद्वीप जो भूमि का भाग होता है और महासागरीय बेसिन वो जलाशय का भाग होता है। हम देख रहे हैं यहां महाद्वीप कौन कौन से होते हैं। तो पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप होते हैं और ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। अगर हम नक्शे में देखेंगे तो ये एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। और ये कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये 7 प्रमुख महाद्वीप होते हैं और इनको विस्तार से हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए चित्र में, नक्शे में हमको दिखाया गया है विश्व महाद्वीप और महासागर ये आप दिखाई दिए हैं और इन्हीं को हम थोड़ा सा विस्तृत समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे ऊंचा स्थान है पृथ्वी पर जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 है, ये हमने समझ लिए थे। तो ये न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी तथा भारत के तेंजिंग, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा ने 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। बाद में जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 11 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। बाद में बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। तो हम महाद्वीप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं एशिया, और यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इनकी विशेषता की बात कर रहे हैं हम। और यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। 1/3 पार्ट इज कवर्ड। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम दुनिया, पृथ्वी को हम गोल अगर समझते हैं तो इसके अगर हम 2 भाग बनाते हैं तो ऊपर का हिस्सा ये उत्तरी गोलार्ध है, नीचे का हिस्सा ये दक्षिण गोलार्ध है। और इसके हम वर्टिकली उसको डिवाइड करते हैं तो ये हिस्सा है पूर्व गोलार्ध और ये हिस्सा है पश्चिम गोलार्ध। तो इस प्रकार से यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में, मतलब इस इलाके में आता है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है और एशिया के पश्चिम में यूरल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ तो यहाँ बॉर्डर है, मतलब ये इलाका है यूरोप और ये इलाका है एशिया। और इसके बीच में एक पर्वत है जो 2 महाद्वीपों को अलग करता है, वो है यूराल पर्वत। और जब एशिया और यूरोप ये दोनों को मिलाने वाली जो जगह है यूराल पर्वत है या उसके आसपास का जो प्रदेश है या भूभाग है उसको यूरेशिया कहा जाता है। तो इस प्रकार से यूरोप अधिक एशिया वो बन जाता है यूरेशिया। दूसरा महत्वपूर्ण महाद्वीप है यूरोप, और ये यूरोप एशिया से बहुत ही छोटा है और यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। जैसे कि हमने इसके पहले देखे थे कि यहाँ जो बॉर्डर बनती है यूराल पर्वत की, इसके पश्चिम में, मतलब ये एशिया में आता है और ये यूरोप में आता है ये भाग। तो आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है अगर हम देखेंगे नक्शे में, और यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। एक बाजू, 2 और 3, तीनों बाजू से यह जलाशय से या समुद्र से घिरा हुआ नजर आता है। तीसरा महाद्वीप है अफ्रीका। उसकी विशेषता देखिए,
यह एशिया के बाद विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप है और विषुववृत्त यानी 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरता है। और अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अभी यहाँ अगर हम पृथ्वी को गोल मानते हैं और इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। इसका मतलब पृथ्वी के इस भाग में इसका स्थान है और यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुववृत्त तथा मकर ये तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हुई दिखाई देती है। और इस महाद्वीप में सहारा रेगिस्तान जो सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है वो इसी महाद्वीप में पाया जाता है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ नजर आता है और विश्व की सबसे लंबी नदी जिसको हम नाइल नदी वह इजिप्ट में बहती हुई वो अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। तो इस प्रकार से यह अफ्रीका महाद्वीप की कुछ विशेषता है। चौथा है उत्तर अमेरिका और उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप नजर आता है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि भी कहा जाता है और यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में नजर आता है। अगर हम पृथ्वी को अगर गोल मानते हैं और इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, ये उत्तर गोलार्ध, ये दक्षिण गोलार्ध, और इसको वर्टिकली अगर हम बांटते हैं तो ये पूर्व गोलार्ध और ये पश्चिम गोलार्ध। तो इसका मतलब यह उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में उत्तरी ये और इस इलाके में उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में पाया जाता है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है और वो है अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। अगर हम मानचित्र में देखेंगे तो ये इससे हमको पता चलता है। ये रही विशेषताएं उत्तर अमेरिका की। 5वां है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश जो भाग है वह दक्षिणी गोलार्ध में है। जैसे कि हमने पृथ्वी को गोल माना है और इसको हम 2 भागों में बांटते हैं तो ये उत्तर गोलार्ध, ये दक्षिण गोलार्ध। इसका मतलब वह इस इलाके में आता है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में अटलांटिक और प्रशांत महासागर स्थित होते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जिसको हम एंडीज के नाम से जानते हैं, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई, उत्तर से मतलब ऐसी फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है जो इस इलाके में आपको दिखाई देगी। तो इस प्रकार से अमेजन नदी बहुत ही प्रसिद्ध है जिसमें एनाकोंडा जैसे सांप पाए जाते हैं। छठा है ऑस्ट्रेलिया और यह ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम पृथ्वी का अगर आकार देखेंगे तो ये उत्तर गोलार्ध है, ये दक्षिण गोलार्ध है और वह इस गोलार्ध में पाया जाता है, मतलब दक्षिण गोलार्ध में पाया जाता है। और ये चारों तरफ से महासागरों से और समुद्र से घिरा हुआ है और इसीलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ये रही ऑस्ट्रेलिया की विशेषताएं। 7वां है अंटार्कटिका और यह अंटार्कटिका बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम पृथ्वी को गोल मानते हैं और इसको हम अगर 2 भागों में बांटते हैं तो ये उत्तर गोलार्ध, ये दक्षिण गोलार्ध, तो ये इस इलाके में वो पाया जाता है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। अगर हम देखेंगे दक्षिण ध्रुव इस बिल्कुल बीचों बीच स्थित है और यह दक्षिण ध्रुव में स्थित है, इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी इस स्थान पर नहीं पहुँच पाती। या किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास भी यहाँ नहीं है क्योंकि ठंडी ही इतनी है जो सजीवों के लिए बहुत ही घातक होती है और इसीलिए पोषक जलवायु ना होने के कारण यहाँ सजीव या मानव निवास नहीं पाया जाता। बहुत से देशों के जो शोध केंद्र होते हैं, रिसर्च सेंटर होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। भारत के भी ऐसे कुछ रिसर्च सेंटर है जैसे कि इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। यहाँ रिसर्च करने के लिए उनको स्थापित किया गया है। दोस्तों, आप इस ग्रिड में भी हम समझ सकते हैं कि कुछ जैसे कि क्रॉसवर्ड जैसे होते हैं। तो यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं कि जिस महाद्वीप का नाम लिखा है उस महाद्वीप के
रंगों के जो बॉक्सेस यहाँ बनाए गए हैं, बक्सेस बनाए गए हैं, वो बक्से अगर काउंट करेंगे तो वो सबसे बड़ा, और जिससे कम होंगे वो उतना ही छोटा। तो अगर हम काउंट करेंगे और उसको हम डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर के साथ अगर लगाएंगे तो हमको समझ में आता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। इस प्रकार से हम ये इस अध्याय का पहला भाग समझने की कोशिश की है, और इसी अध्याय का दूसरा हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।